Hello everyone, Namaskar. This is the second video from the Common Sense with UPSC CSE series. First video was prelims 2018 में जहाँ पे हमने देखा था कि 12-13 सवाल थे जो कि कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते थे. अगेन देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी एंड व्हाट आई शोड यू वाज कि भाई किस तरीके से आप इन सवालों के बारे में सोच सकते हैं. सो टुडेज वीडियो विल बी अबाउट प्रीलिम्स 2019. प्रीलिम्स 2019 में से हम सेट ए के जो क्वेश्चंस हैं वो लेंगे. यू कैन चेक इट आउट विद द ऑफिशियल आंसर की विच इज़ ऑब्वियसली आउट. And tomorrow, day after, and on Friday, we will be releasing prelims 2020, 21, 22. So all of these videos will be coming out within this week so that you get a very good sense कि भाई ये चीज़ें कहीं नहीं जा रही हैं. दिस इज स्टिल एप्लीकेबल डिस्पाइट चेंजिंग पैटर्न्स, डिस्पाइट चेंजिंग ट्रेंड्स, एक्स वाई जी वट एवर हैपनिंग. लॉजिक हमेशा काम करता है, राइट. तो यहाँ पे प्रीलिम्स 2019 में 12 क्वेश्चन है ऐसे, माने कि 24 नंबर. प्रोबेबिलिटी अगेन बोली गई है 75% के आसपास, माने कि 4 में से 3 सवाल आप सही कर रहे हैं तो मतलब आपको करीब 18 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाने चाहिए. प्रोबेबिलिटी क्यों है? क्योंकि लाइक इन द प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि वे 12-14 सवाल थे एंड उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पे वी वर नॉट रियली श्योर इवन ऑफ द वन स्टेटमेंट दैट वी फाउंड, राइट. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार? तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर देखें, होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट इन लिeu ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज, सो दिस इज करेक्ट. Whereas zamindars were holders of revenue rights without obligation to perform any duty. तो टेक्निकली ये भी सही है कि जमींदार वर होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट्स, बट विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन सीम्स अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट. मतलब कुछ तो हो ही सकता है, और मतलब और कुछ नहीं तो ऐसा हो सकता है कि भाई जब अंग्रेज़ों ने बोला तब आपको ये सप्लाई करना होगा, वो होगा, जब जैसे रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से करना होगा. तो जस्ट हैविंग only revenue collection, nothing else seems a bit extreme. So, in that sense, we will say that this is a low probability uh, statement. Land assignments to जागीरदार were hereditary and revenue rights to जमींदार were not hereditary. तो ये again information based है. अगर आपको 1 and 2 statement मतलब नहीं पता है, यहाँ पे आप डाउट में है सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में, तो देन इवन देन फर्स्ट स्टेटमेंट एलिमिनेट करके वी कैन टॉक अबाउट आइदर बी और डी. बट अगर आपने बेसिक यहाँ पे पढ़ा है तो यू विल नो कि जमींदार्स वर हेरिडिटरी. एंड एन ईजियर वे टू रिमेंबर दिस कैन बी एन एग्जाम्पल कि जो बड़े जमींदार होते थे, फॉर एग्जाम्पल द टैगोर फैमिली. Rabindranath Tagore came from the Tagore family. It was a family of zamindars and उनके परिवार में वो ज़मीनें ट्रांसफ़र हो रही थी. सो मतलब गिव्स यू सम सेंस ऑफ इट कि मतलब मुझे अगर डायरेक्टली भी अगर नहीं याद है कि भाई ज़मींदार को हेरिडिटरी राइट होते हैं या नहीं होते हैं, तो आई कैन लाइक थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल जहाँ पे हाँ जी ये चीज़ हो रही थी. तो सिंस दैट इज़ द केस, करेक्ट आंसर ओवर हियर इज़ डी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन with reference to forced labor, Vishti, in India during the Gupta period. Now, this is a question from ancient and medieval. मोस्ट ऑफ द टाइम एंशियंट एंड मिडिवल के सवाल देख के मैं पर्सनली जब पेपर दे रहा था तो मैं भाग जाता था कि मैं बाद में आएंगे, नो नीड टू डू दिस. बट दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस विच कैन बी डन. नाउ इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर द स्टेट. आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट विष्टी. मतलब एक तो मैंने गुप्ता पीरियड के बारे में कम पढ़ा है, दूसरा मतलब गुप्ता पीरियड के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, राइट. तो बट स्टिल कैन आई डू दिस क्वेश्चन? लेट्स फिगर आउट. इट वॉज टोटली एबसेंट. सो दिस इज वन ऑफ दोज स्टेटमेंट्स कि भाई टोटली एबसेंट इन मध्य प्रदेश एंड काठियावाड़ रीजन्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर. तो ऐसा तो नहीं होता कि भाई मतलब इंडिया में एक जगह जीएसटी लग रहा है, दूसरी जगह है ही नहीं, लगाएंगे ही नहीं. तो टोटली एबसेंट इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट. आई वुड से कि दिस कैन बी एलिमिनेटेड. द फोर्स्ड लेबर वॉज एंटाइटल्ड टू वीकली वेजेस. तो फोर्स्ड लेबर और वेजेस, दैट डजंट सीम टू गो हैंड इन हैंड. फोर्स्ड लेबर इज समथिंग सॉर्ट ऑफ स्लेवरी, और स्लेवरी में तनख्वाह नहीं मिलती है. तो मतलब स्टेटमेंट 3 ऑल्सो सीम्स अनलाइकली. तो एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबर वॉज सेंट एज द फोर्स्ड लेबर. तो बिटवीन ए एंड डी, ए सीम्स मोर लाइकली हियर. अगेन आई एम नॉट 100% सर्टन, मुझे पता ही नहीं है कि भैया क्या विष्ठी क्या होता, कौन क्या क्यों. बट अगर बेसिक लॉजिक लगाऊं तो भी जो फर्स्ट बॉर्न सन होते हैं और द एल्डेस्ट सन in any situation, particularly in Indian families, तो they
they are considered the heir, uttaradhikari. So like those people should ideally not be the ones being sent to forced labor, because if that's the case then Gupta empire के अंदर revolt हो जाएगा. तो by that logic I can go with A as a safe option, and that is the correct option also over here. तो even though I did not know कि भाई कौन सा statement है, क्या है, विष्टि क्या होता है, I can do this kind of a question, ancient and medieval में भी logical elimination के साथ, right? Now this is a question which is absolutely brilliant, क्योंकि यहाँ पे हर statement से पहले लिखा है some, and if we know anything about life in general is that there are always exceptions. That is the only rule, that there are always exceptions. तो क्या कुछ टर्टल्स हर्बीवोर्स हो सकते हैं? हो सकते हैं. अगर मुझे चांस लेना है, मुझे बेट लेना है इधर, in such a case where some species, some can mean one out of a million, some can mean 10, some can mean anything. So in such a case I can simply go with D, because all some species of snakes, some species of marine mammals, some species of fish हो ही सकता है. मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता कौन सी स्पीशीज है, बट some of them can be, and on the basis of that I can do this question. So please keep in mind these are questions from prelims 2019. Actual paper में सवाल आए हैं ये. So like even in the paper, if you keep an open mind, you'll find these kinds of questions, right? Which of the following, for the measurement estimation of which of the following satellite remote sensing data is used? Now if you know anything about remote sensing, या आपने कहीं पे भी अगर heat maps देखे हैं, so I'm sure you might have seen some heat maps. heat map क्या होता है कि let's just look at an example. तो अगर हम देखें तो इस तरीके की images जो हैं आपने कहीं ना कहीं देखी ही होंगी, एंड मैं नहीं कह रहा कि आपने पहले से पता होना चाहिए आपको क्या होना चाहिए, बट अगर मैं सोच के भी देखूं कि भाई सैटेलाइट को कैसी इमेज दिखाई दे रही होगी, सो दिस इज़ माई अप्रोक्सीमेशन ऑफ कि भाई ऐसा कुछ दिखता होगा सैटेलाइट को. एंड इफ दैट इज़ द केस, then let's figure out ki what can be possible over here. Chlorophyll content in the vegetation of a specific location, potentially yes. Greenhouse gas emission from rice paddies in a specific location, potentially yes. लैंड सरफेस टेम्परेचर्स इन स्पेसिफिक लोकेशन, मतलब ये तो हमारा टोटल स्टार्ट था कि भाई यहीं से तो काम शुरू होगा. तो अगर इस हिसाब से देखें, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक इमेज अपने दिमाग में रखी कि यू नो दिस इज द सॉर्ट ऑफ थिंग दैट माइट बी व्हाट द सैटेलाइट इज सीइंग, एंड बेस्ड ऑन दैट आई कैन मेक अ कॉन्फिडेंट गैस कि हाँ, if anything, all three of them should be used in remote sensing for these kinds of data. तो अगेन स्ट्रेच है ये, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि देखो अगर आपको ये हीट मैप वाली चीज़ नहीं याद आई, नहीं ध्यान रखा कि भाई हाउ विल अ सैटेलाइट बी लुकिंग एट थिंग्स, तो इट विल बिकम डिफिकल्ट. बट दिस इज द सॉर्ट ऑफ रिलेशनल थिंकिंग दैट यू हैव टू डेवलप इन प्रीलिम्स, कि अच्छा मुझे सीधा सीधा ये नहीं पता है कि भाई सैटेलाइट इमेज कैसी दिखती है, बट अगर सैटेलाइट इमेज दिखती तो शायद कैसी दिखती, because I've seen some sorts of heat maps, I should be able to relate. Again, this is why we have probabilities in the beginning over here, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अगर आपको ये रिलेशन नहीं बैठता तो फिर ये सवाल भी नहीं होता. Now coming to the next question, Ramsar Convention, it is mandatory on the part of the government of India to protect and conserve all wetlands, mandatory. तो generally एक तो सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कोई भी अग्रीमेंट जो होती है वो मैंडेटरी नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. इफ देर इज सम अग्रीमेंट विच इज मैंडेटरी बाय इंटरनेशनल कन्वेंशंस, देन दैट इज समथिंग दैट इज द एक्सेप्शन, एंड वो फिर आपको देखना होना चाहिए. ये गूगल करके देख लेना कि भाई मैंडेटरी कहाँ होता है सिर्फ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल नॉट बी मैंडेटरी. तो अगर ये मैंडेटरी बोल रहा है पर्टिकुलरली रामसर एंड ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सो दैट इज ऑब्वियसली नॉट द केस, बिकॉज सारे वेटलैंड रामसर साइट्स भी नहीं है. क्योंकि मतलब दिस इज 2019, बट 2022 में नाउ दैट मोर एंड मोर साइट्स आर बीइंग डिक्लेयर्ड एज रामसर, यू नो कि बहुत सारी और हैं जो नहीं है रामसर साइट्स. तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट होते ही हमारे पास बी और सी में ऑप्शन रह जाता है. तो देन वी हैव टू गो अबाउट statement 2 and 3. In both of these statements, wetland rules were framed by the government of India based on the recommendations of the Ramsar Convention. Now, if you have read environment even a little bit,
तो यू विल नो दैट रामसर कन्वेंशन, मैं एग्जैक्ट डेट याद करने की नहीं बोल रहा, 1970s में कभी था, 1970s में कभी था. इंडिया हैज़ बीन अ पार्ट सिंस द 1980s, राइट. तो 30 साल बाद जाग के भारत सरकार उस कन्वेंशन के बेसिस पे रूल बना रही है, डजंट सीम लाइकली. some things might have changed, we might have updated some rules and laws, उस कारण चेंज हो सकता है, but this statement doesn't seem all that likely. रूल्स ऑल्सो, अब ये थर्ड स्टेटमेंट पे कोई डाउट हमें है नहीं, क्योंकि बी या सी में से होना है, तो थर्ड स्टेटमेंट ऑब्वियसली इज करेक्ट इवन इफ यू डोंट नो इट. एंड दिस इज एक्चुअली राइट कि ड्रेनेज एरिया ये है. आपने अगर शंकर IAS की इन्वायरमेंट वाली किताब पढ़ी है तो यू विल फाइंड दैट दिस इज़ वेरी क्लियरली मैंशनड ओवर देयर. तो इन सच अ केस 50-50 शॉट है, लेना बनता है. एंड क्योंकि थोड़ा लॉजिक अगर उस सेंस में भी लगाओ कि भाई डजंट सीम लाइकली कि भाई इतना टाइम बाद हम उसके रिकमेंडेशन पे कुछ करेंगे, क्योंकि वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स पहले भी थे, अलग तरीके से थे. सो इन सच अ केस यू कैन टॉक अबाउट दिस और दिस, बट द करेक्ट आंसर ओवर हेयर इज सी, विच इज़ 3 ओनली, क्योंकि जो सेकेंड था दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट. Now coming to question number 48. Now, coal was nationalized by the government of India under Indira Gandhi. तो we know कि इंदिरा गांधी के टेन्योर में बहुत सारी चीज़ें नेशनलाइज हुई थी, तो दिस ऑल्सो कैन बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज. बट सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें, नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड इन लॉटरी बेसिस, तो लॉटरी बेसिस पे तो कहीं कोई काम नहीं होता. मतलब टेंडर निकलता है एंड बिडिंग होती है, लॉटरी बेसिस पे तो नहीं होता है. तो दिस स्टेटमेंट डजंट सीम राइट. वाई? बिकॉज दिस कैन बी टैंटमाउंट टू करप्शन, कि भाई जिसका जो मना है उसकी लॉटरी निकाल दी तुमने. तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, आइदर इट्स 1 or 3. नाउ coming to the third statement, till recently India imported coal to meet shortages of domestic supply, but now India is self-sufficient in coal production. तो if you've read anything about Indian economy, if you've read anything about Indian energy needs, मतलब इकोनॉमी में पढ़ा है, एनवायरमेंट कहीं पे भी कुछ भी पढ़ा है, तो ये चीज़ आपको पता होगी कि भाई इंडियन कोल में ऐश कंटेंट ज़्यादा है, सल्फर कंटेंट ज़्यादा है, तो वी इम्पोर्ट अ लॉट ऑफ कोकिंग कोल. एंड टिल 2018-19 जब वो कोल इंडिया वाली चीज़ें प्रॉब्लमैटिक वैसे वो चल रही थी, कोल ब्लॉक एलोकेशन स्कैम, ऑल ऑफ दोज थिंग्स वर ऑल्सो इन न्यूज़, सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन वॉज रेलिवेंट फॉर देम. तो इंडिया इज़ नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन कोल, इंडिया स्टिल इम्पोर्ट्स अ लॉट ऑफ कोल. कितना है, क्यों है, मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि भैया सेल्फ सफिशिएंट तो नहीं है, वी स्टिल इम्पोर्ट अ टन ऑफ कोल. सो विद दैट वी गेट द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ए ओनली. डायरेक्ट डेटा मेरे पास कहीं नहीं है, बट मुझे कुछ कुछ चीज़ें साइड में पता होती हैं जिस कारण से आई कैन सॉल्व ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, राइट. नाउ दिस अगेन क्वेश्चन बिकम्स वेरी रेलिवेंट, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एंड रिसेंटली राहुल गांधी गॉट डिस्क्वालिफाइड. तो क्या क्या वो प्रोविजंस है जिनके तहत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं. दिस इज समथिंग दैट्स इंक्रीजिंगली रेलिवेंट फॉर प्रीलिम्स 2022 एज वेल. So this is something you should definitely check out. But let's look at this question from 2019. Now, Parliament Prevention of Disqualification 1959 Act exempts several posts from the disqualification on the ground of office of profit. So this is a question about office of profit. And the above mentioned act was amended 5 times. Now, this is like one of those things जो भाई बिल्कुल ही नहीं पता हो सकती. तो the key in this question is statement number 3. The term office of profit is well defined in the Constitution of India, and this is what I feel that this question is effectively testing. It does not test कि भैया तुमको वो act के बारे में पता है नहीं पता, because that is not an act that you read every day. But you should definitely know that the Constitution of India is a framing document. Constitution of India will not go into कि भैया अच्छा उस पद पे बैठेंगे तो कुर्सी का साइज क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सब नहीं करता Constitution of India. So office of profit is not at all defined in the Constitution of India. Hence, if you remove statement number 3, there is only one correct option that's left over here, and that is the correct answer. तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ देखूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाए दैट like what the hell are they asking, मतलब I've never heard of this act, even though now I'm saying that you should read something about this. But be calm, be comfortable, and just read the entire question.
क्योंकि a lot of the times this kind of thing will happen that you'll get more information from the subsequent statements. Now, coming to question number 68, as per the law, the Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority, CAMPA, exists at both national and state levels. So if you've read anything about CAMPA, yes, that is the case. People's participation is mandatory in the compensatory afforestation programs carried out under the Compensatory Afforestation Fund Act 2016. तो ये ऑब्वियसली करंट अफेयर से रिलेटेड भी था उस टाइम पे, बट द की वर्ड ओवर हेयर इज मैंडेटरी. इंडिया में वोटिंग इज़ नॉट मैंडेटरी, तो फिर ये वाली चीज़ तो बिल्कुल ही मैंडेटरी होना बनता ही नहीं है. देर आर वेरी वेरी फ्यू थिंग्स इन इंडिया विच आर सॉर्ट ऑफ मैंडेटरी. One of them is paying tax, right? Even then you have a lot of exemptions over there. So if voting, which is such a fundamental thing for a democracy, that is not mandatory, तो पार्टिसिपेशन इन कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैंडेटरी तो नहीं होगा. एक्ट में ये हो सकता है कि भाई हाँ, मतलब पीपल शुड बी इन्वॉल्व, देयर शुड बी पीपल्स पार्टिसिपेशन, बट मैंडेटरी पार्टिसिपेशन, हाउ आर यू गोइंग टू इंश्योर इट? दैट इज अ बिग 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 हेडेक. तो इन सच अ सिचुएशन द सेकेंड स्टेटमेंट बिकम्स वेरी वेरी अनलाइकली, एंड हेंस ऑप्शंस आर ए और डी. एंड बिकॉज ये करंट अफेयर्स में भी था उस टाइम पे, एंड अगर कहीं पे भी आपने थोड़ा बेसिक भी इसके बारे में पढ़ा है तो यू नो कि हाँ, जो अथॉरिटीज़ हैं दे एग्जिस्ट एट बोथ लेवल, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स. तो बिकॉज दिस कैन ऑल्सो बी थॉट ऑफ एज कि भाई जो ऑल इंडिया सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो देर आर स्टेट कार्डर्स, तो स्टेट पे भी कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड्स होते हैं एंड सेंटर पे भी वो होते हैं. सो इन दिस केस ऑल्सो विद सम बेसिक लॉजिकल थिंकिंग वेबसाइट की नहीं नहीं यार, सेकेंड स्टेटमेंट नहीं सही होना चाहिए. एंड ऐसे ही हम चल रहे हैं. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट AIIB. आई डोंट नो हाउ मेनी मेंबर्स AIIB हैज़. आई डोंट इवन नो. When I was preparing, I used to be very confused with Asia Infrastructure Investment Bank and ADB, which is the Asia Development Bank. मुझे लगता था दोनों सेम चीज़ है, but obviously not the case. So even though I'm not really sure about what exactly is this, let's look at can we solve this question. India is the largest shareholder in the AIIB. अगर इंडिया कहीं पे लार्जेस्ट शेयर होल्डर होता, मुझे पता होता, एटलीस्ट इतना मुझे कॉन्फिडेंस है, राइट? बिकॉज इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू शुड गो एंड चेक कि भाई इंडिया का IMF में वोट शेयर कितना है, इंडिया का वर्ल्ड बैंक में वोट शेयर कितना है, चाइना का कितना है, US का कितना है. एटलीस्ट हैव अ बेसिक आइडिया. आई एम नॉट सेइंग कि यू नो एग्जैक्ट नंबर्स, बट बेसिक तो आइडिया हो. एंड अगर कहीं पे भी इंडिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर होता तो लाइक would have known about it. AIIB does not have any members from outside of Asia. अगर ऐसी बात करने हम लग गए तो फिर 80 member nations. I don't know if like एशिया में सिर्फ और सिर्फ एशिया में अगर आप गिनोगे तो मतलब देर आर अबाउट 195-ish कंट्रीज विच आर रजिस्टर्ड विद द UN. आप बोल रहे हो कि 80 उसमें से सिर्फ और सिर्फ एशिया में है, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट देन डोंट गो वेल टुगेदर. एंड एनी हाउ, अगर हमने ये कर दिया है तो हमारे पास A या C का ही ऑप्शन है. एंड फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर्ट गोइंग वेल, बट फर्स्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस इज ऑल्सो करेक्ट. तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो अनलाइकली. देर शुड बी सम मेंबर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया. माइनर, छोटा मोटा, आधा %, 1%, कुछ भी होगा, बट होगा. तो लॉजिकली मुझे नहीं पता है अभी में कितने मेंबर है, मुझे नहीं पता किसका है स्टार्टिंग, मतलब क्या है, क्यों है, कैसे है, बट आई हैव बीन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो basic elimination based on basic information that I have, right? Now this is one of the most interesting questions which like जब मैंने पहली बार देखा था ये तो मुझे लगा यार ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, but in hindsight it seems very very easy. Let me talk to you why. Which of the options are correct? PNGRB is the first regulatory body set up by the government of India, right? One of the tasks of the PNGRB is to ensure competitive markets for gas. Now, naturally, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board है तो भाई second option seems fine. मतलब वही काम लग रहा है, पता नहीं. Appeals against the decisions of the PNGRB go to the Appellate Tribunal for Electricity, which also seems fine, but again, I'm not really sure. But if I think about first regulatory body set up by the government of India, तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेशन ये सबसे पहले
there is one regulatory body that had been set up by the government of India even before independence, and that body is the RBI. Right? The RBI had been set up in 1935. तो अगर उस हिसाब से मैं देखूँ तो फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी PNGRB तो नहीं हो सकती, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट अगर मैं गलत कर देता हूँ तो देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट. हालांकि आज की डेट में इस टाइप के ऑप्शंस जहाँ पे आपने एक स्टेटमेंट एलिमिनेट किया और आपको आंसर मिल गया, दीज आर नॉट कमिंग इन फिल्म्स एनी मोर. बट लॉजिक क्या है, लॉजिक पे ध्यान ज़्यादा दो, एंड अदर थिंग्स कैन टेक द बैक सीट ओवर हेयर. सो द कोर आइडिया स्टिल रिमेन्स ओवर हेयर दैट आपका दिमाग टेढ़ा चलना चाहिए. मतलब थिंक ऑफ कि अच्छा लाइक व्हाट आर द रेगुलेटरी बॉडीज. सेबी, ओके, इंडिया में सिक्योरिटीज became a thing much later, right? So SEBI obviously came up much later. What are the other regulatory bodies? Then, you know, PFRDI, IRDAI, all of these regulatory bodies came up much later. क्यों? क्योंकि इंडिया में कभी इतना पेनिट्रेशन ही नहीं था इन जो क्या बोलते हैं इनको, इन मार्केट्स का, कि मतलब इनका रेगुलेटर भी चाहिए हो. बट बैंकिंग इज़ वन थिंग दैट हैज़ एग्जिस्टेड much sooner than anything and everything else. So that can be one of the ways that you can attempt this question. Right? Now coming to खरीफ क्रॉप्स इन द लास्ट 5 years, तो ये ट्रेंड्स वाले वो कुछ सवाल हैं जहाँ पे हमें आराम से बस लॉजिक लगाना है, कोई बहुत ज़्यादा बसड़ नहीं करनी. मुझे नहीं पता एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन इज़ द हाइएस्ट. ओके, बट डजंट सीम लाइकली, क्योंकि मतलब राइस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, एंड मतलब इंडिया में रेन फेड एग्रीकल्चर इज़ द नॉर्म, राइट? तो दैट आई नो दैट रेन फेड एग्रीकल्चर इज़ द मोर प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ इट. तो डजंट सीम लाइकली, less likely. Area under cultivation of jowar is more than that of oilseed. Zero idea. Area of cotton cultivation is more than that of sugarcane. Now, again, बहुत ज़्यादा कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में. मतलब आप देख रहे हो किसी भी स्टेटमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा कोई आइडिया लग ही नहीं रहा. फर्स्ट स्टेटमेंट में थोड़ा सा आइडिया है कि भाई ये शायद नहीं होना चाहिए. बट कमिंग टू द फोर्थ स्टेटमेंट, एरिया अंडर शुगर केन कल्टिवेशन हैज स्टेडिली डिक्रीज्ड, माने कि हर साल घटा है. एंड ये हमें पता है कि भाई MSP जितना बढ़ता घटता है, या भाई मार्केट कंडीशंस जैसी चेंज होती है कि अगर चीनी का प्राइस ज़्यादा बढ़ गया है तो भाई सडनली देयर विल बी फार्मर्स हु आर कल्टिवेटिंग शुगर केन. तो स्टेडिली डिक्रीज माने कि हर साल कम हो रहा है, दैट्स नॉट द केस. मतलब इवन बिफोर दिस देयर वर दी ड्यूज कि भी शुगर प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैव नॉट बीन एबल टू पे शुगर केन फार्मर्स के ड्यूज. तो मतलब ऐसी न्यूज़ भी बहुत आती रहती थी, तो आपको लग सकता है कि ऐसा होगा, बट स्टेडिली डिक्रीज 5 साल तक, very unlikely. And if I just mark this option wrong, the answer becomes A, which is where you need to appreciate कि देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में भी हमने बोला था कि शायद ये ना हो, क्योंकि अगेन वेरी वाटर इंटेंसिव. बट द की कॉन्सेप्ट नाउ ओवर हेयर इज कि एरिया जो है, अगर आप चावल उगा रहे हो वहाँ पे, तो दैट चावल इज बीइंग सोन 3 times a year. बट यहाँ पे सिर्फ बात हुई है खरीफ क्रॉप्स की. तो देर आर अ नंबर ऑफ पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे आपको एलिमिनेट करने के लिए भी करते हैं, बट देन कैन कन्फ्यूज यू ऑल्सो. So that's why read all of the statements before jumping to conclusions. आप बस एक एक करके चलते रहो. अगर पहली दूसरी तीसरी स्टेटमेंट में भी कुछ नहीं पता चल रहा है, एटलीस्ट रीड द क्वेश्चन, बिकॉज देर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ऐसा क्वेश्चन देख के भाई छोड़ दो कि भाई ये तो क्या पूछ लिया, हु नोज एग्जैक्ट कितना इसमें है उसमें है. कंपेरेटिव थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है, बट दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन विच then again is not needed to solve this question, right? Coming to question number 25. Now this is such a 2019 question कि 2019 में ये क्वेश्चन एकदम ऐसा लग रहा था कि भाई पता नहीं क्या साइंस एंड टेक में पूछ लिया. बट आज की डेट में अगर किसी से भी ये क्वेश्चन पूछो तो मतलब pretty much very simple, everybody knows the answer for this, कि the answer is D. अगर किसी ने भी आपके आसपास आपने एप्पल वॉच देखी है या कोई भी मतलब Xiaomi की जो मी बैंड आता है, 10-50 तरीके के मतलब बैंड आ गए हैं आजकल, पर्टिकुलरली पैंडमिक के बाद से तो बहुत ही कॉमन भी हो गए हैं ये. तो यू नो दैट इट कैन डू ऑल थ्री ऑफ दीज थिंग्स नाउ. तो पहले
पहले ये डाउट हो सकता था कि मे बी होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, बट नाउ दिस इज़ द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो कि दिस इज प्रीटी ईजी। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। आपको जब भी साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस आएंगे प्रीलिम्स के पेपर में, तो दे विल बी अबाउट व्हाट इज़ न्यू। कि अब जैसे चैट जीपीटी, आई एम श्योर एवरीबडी नोज अबाउट इट। चैट जीपीटी नहीं पता है तो एटलीस्ट गो एंड चेक इट आउट, क्योंकि चैट जीपीटी, देर वॉज अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स 2020 which talked about can AI write poetry. Now you know it can. So that question 2 साल पहले का था, which seemed futuristic, now is obsolete. सो ऑलवेज कीप इन टच विद नई चीज़ें क्या चल रही हैं, बिकॉज अगेन एज एन IAS IPS ऑफिसर अगर आपको ही नहीं पता कि भाई नया क्या है, तो फिर मतलब आप कैसे लीड करने को एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो दैट विल बी ऑल फॉर 2019 prelims, and we'll continue with 2020 and further soon. Best of luck on your UPSC journey. If you have any doubts, questions, queries, please comment below.